नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसे कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के एपिसोड में आपको ऐसी कंपनीज प्रस्तुत करते हैं जो इमर्जिंग कंपनीज होती है, जिनके बिजनेस मॉडल्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, इनके मैनेजमेंट्स के साथ आपको मिलवाते हैं। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली ज्वेलरी स्पेस में B2B का काम करती है और हमारा प्रिविलेज है कि आज हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट टीम मिस्टर मंगेश चौहान, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO है, वो हमारे साथ है। मंगेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम हमारे शो को देने के लिए और आपका स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो मंगेश जी, पहला सवाल मेरा जो होगा आपको वो ये है कि आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। आप बिजनेस मॉडल जो आप B2B बिजनेस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिस्क्रिप्शन करके बताइए। और दूसरी बात, ये बिजनेस बेसिकली कौन-कौन से कस्टमर्स के साथ आप करते हो, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कलर देके इसके बारे में हमको बताइए। श्योरली, बेसिकली हम लोग एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर। जो हमारा स्टार्ट होता है, हम लोग बुलियन लेते हैं बैंक से, बुलियन डीलर से, और बुलियन फैक्ट्री में आके सारा ये ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है। ब्लू कलर ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं। बेसिकली हम लोग साउथ इंडियन बेस्ड ज्वेलरी बनाते हैं, जैसे कर्नाटका, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है उनका टेस्ट हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो अभी इनके नॉर्थ में भी शोरूम्स होंगे तो उनके लिए भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये बुलियन से ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है, पूरा अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अपने यहाँ पे, और इन कॉर्पोरेट्स को हम लोग सप्लाई करते हैं, जिसका 150 शोरूम है, 200 शोरूम है, 400 शोरूम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी है उनका प्रेजेंस। तो इनको सारा हम लोग सेल जाता है हमारा। ये हम लोग पूरा डिज़ाइनिंग स्केच से लेके, स्केच ऑफ द डिज़ाइनिंग कलकत्ता बंगाली कारीगर को इनको गॉड गिफ्ट होता है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। वी आर हैविंग 350 to 400 एम्प्लॉय राइट नाउ। उसमें 250 बंगाली कारीगर है। तो इनके पास पूरा अपना इन हाउस में स्केच से लेके उसका मास्टर बनता है, डाई बनती है, फिर उसको पूरा हम लोग प्रोसेस करके रेडी करते हैं इन्वेंट्री को। और ये सारा इन्वेंट्री से हम लोग ऑर्डर भी लेते हैं, अपने इन्वेंट्री से भी सेल करते हैं इस कॉर्पोरेट को। तो हमारे मेजर क्लाइंट्स मलबार गोल्ड है, जिसका 400 स्टोर हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। जोया लुकास है, जिसका 150 स्टोर हो गया है। कल्याण ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड फ्रॉम ईस्ट, PC चंद्रा फ्रॉम ईस्ट, थंगामाइल ज्वेलर्स। तो ऐसे सारे मीडियम, स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेट्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स को हम लोग डील करते हैं, जिसके मल्टीपल शोरूम्स हैं। और उनके हिसाब से हम लोग उनको जो डिज़ाइन चलेगी, उनके सेक्टर में क्या डिज़ाइन चलेगी, हमको रीड करना है। कर्नाटका में क्या चलेगा, आंध्रा में क्या चलेगा, केरला में क्या चलेगा, लखनऊ में क्या चलेगा, ये सब कस्टमर हमको रीड करके, हमको डिज़ाइन स्केच करके सारा इन्वेंट्री रेडी करके उनको डिस्प्ले करना है। और उसमें से वो मल्टीपल ऑर्डर्स देते हैं, 2-2 3 महीने के ऑर्डर बंद कर देते हैं हमको, और बहुत सारी इन्वेंट्री अपफ्रंट से भी लेते हैं। तो ये सारा बुलियन, गोल्ड बुलियन जो रिफाइनिंग से स्विस और वहाँ से इंडियन बैंक में आता है, वो बुलियन डीलर्स को देते हैं, वहाँ से हमारे पास आता है, और ज्वेलरी में कन्वर्ट करके हम लोग सारे स्टोर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है मंगेश जी, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से आपने हमको समझाया। हमको बताइए कि मंगेश जी, गोल्ड ज्वेलरी में अगर हम प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप हमको क्या बता सकते हो कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स स्काई गोल्ड बनाता है? और ये जो बिज़नेस हमारा है, ये बेसिकली हम एक आसान शब्द में बोले तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है जहाँ जहाँ पे कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट्स आपको देता है और उसके स्पेसिफिकेशन से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो हम लोग कास्टिंग ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं हम लोग, जिसमें 50% आइटम मशीन में बन जाती है। उसके बाद उसको साइजिंग, लिंकिंग, पॉलिशिंग, फाइलिंग, ये सब सारा कारीगर करता है, 50% पार्ट। तो इसे मिक्स एंड मैच ऑफ मशीनरी एंड हैंडमेड का ये प्रोडक्ट है। तो कास्टिंग के अंदर हम लोग सारा नेकलेस, पेंडेंट सेट, ईयरिंग्स, टॉप्स, रिंग्स, लेडीज़ के लिए 80% ज्वेलरी होती है, जेंट्स के ब्रेसलेट, जेंट्स के अंगूठी, रेंज, सारे रेंज हम लोग कास्टिंग में जितने भी प्रोडक्ट है 35 to 40 रेंज हमारे पास है, वो सारे हम लोग बनाते हैं। कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है, जो सिर्फ हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, और उसी कॉर्पोरेट्स के लिए हम लोग मोनोपोली रखते हैं, उसी को वो देते हैं। तो ये सारा कास्टिंग का जो भी रेंज है वो हमारे पास टोटल अवेलेबल रहता है, और हमारा स्पेशलिटी इसके अंदर है। बिल्कुल, तो मंगेश जी, अभी करंटली हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो कितनी होगी और करंटली हमारा मोटा-मोटी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा? वो थोड़ा आप बता सकें तो।
हाँ, अभी हम लोगों ने 300 केजी का हमारा मंथली यूटिलाइजेशन है, और ऑलरेडी हम लोगों ने 225 केजी यूटिलाइज कर लिया है। तो 70-80% यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी। और अभी हम लोग नई फैक्ट्री तुर्बे के अंदर जा रहे हैं, जो सिंगल फैक्ट्री है 70,000 स्क्वायर फीट की। वहाँ पे हमने पूरा प्रोडक्शन का जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पूरा 900 केजीज़ का बनाया मंथली, और 3 टाइम्स स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो अगस्त के अंदर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे हमारा 80% यूटिलाइजेशन कवर्ड है। मंगेश जी, एक बात और बताइए कि ये जो गोल्ड ज्वेलरी मार्केट है, B2B मार्केट है, जहाँ पे आप प्रेजेंट है, हमको थोड़ा सा ये बताइए कि मार्केट अपॉर्चुनिटी अगले 2-3 साल में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? यानी अभी तो आपके पास काफी बड़े कस्टमर्स है, लेकिन अगर 2-3 साल की बात करें तो ग्रोथ आउटलुक आपको कैसा लगता है? ये B2B ज्वेलरी मार्केट में किस प्रकार का ग्रोथ आपके हिसाब से अगले 2-3 साल में आएगा? ग्रोथ के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ग्रोथ बहुत अच्छा है। कोरोना हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, और कोरोना में भी एक बहुत अच्छा चीज़ गोल्ड ज्वेलरी मार्केट के लिए हुआ था, बहुत पॉजिटिव चीज़ हुआ था कि सबको गोल्ड की इम्पोर्टेंस पता चली थी कि किसी को भी पैसा चाहिए था, गोल्ड बेच के उसको मिल गया मार्केट में। जब सारे बैंक्स भी बंद थे, सब कुछ बंद था, तो गोल्ड ज्वेलरी बेच के उसको पैसा मिल रहा था। जब सेमी कोरोना चल रहा था, थोड़ा लॉकडाउन खुला था, तो सभी को, एक इंडियन से हो या एशियन पब्लिक को, सबको पता चला कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घर पे होना बहुत ज़रूरी है। जब सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो गोल्ड ही काम आता है। तो वो पॉइंट पे अब देखिए, कोरोना के बाद जैसे ही दुकान खुली तो बहुत ज़्यादा जगह आया था गोल्ड लेने के लिए कॉर्पोरेट्स के अंदर। और जैसे हमारी कोरोना में मीटिंग होती थी कि सोना लग्जरी है, नहीं बिकेगा, कोरोना इतना महामारी आ गई है। लेकिन उसके विपरीत ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट में बहुत सारे पब्लिक आई, कोरोना के अंदर आई और गोल्ड बाई किया, क्योंकि उनको लगा कि गोल्ड घर पे बहुत होना ज़रूरी है, एक नेसेसिटी है और एक सेफेस्ट हेवन है। और दूसरा पॉइंट, आगे के 2 साल के लिए बहुत अच्छा ये है कि जब 3 साल पहले 32,000 का रेट था, आज 62,000 का रेट हो गया, सभी जानते हैं। तो जो लेडीज़ ने, जो महिलाओं ने, जो बेटियों ने खुद के लिए खरीदा 32,000 में, आज उसको अगर 10% भी लेबर लगा है तो 90% अमाउंट रिकवर हो रहा है। तो उसने 1 लाख का सोना खरीदा तो आज 1,80,000 उसको आ रहा है। तो गोल्ड पे फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कस्टमर्स का। रिटेल कंज्यूमर का फेथ जब बढ़ जाता है तो उस इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत अच्छा ही रहता है। तो 2 साल के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 20-30% से ग्रो करेगी इंडस्ट्री। और ये जो रिटर्न्स गोल्ड ने दिया है, 32,000 का 60,000 3 ईयर्स में हो गया, इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का, कंज्यूमर्स का, सबका फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया गोल्ड। तो मुझे ये 2 साल में एवरी ईयर 30% का ग्रोथ दिख रहा है इस इंडस्ट्री में। नहीं, बिल्कुल। मंगेश जी, एक बात बताइए, ये जो गोल्ड बिजनेस हम करते हैं, इसमें गोल्ड का जो प्राइस होता है, मान लीजिए गोल्ड का भाव बढ़ गया, आपने कस्टमर से ऑर्डर ले ली और भाव बढ़ गया, तो ये प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है, या गोल्ड का पूरा जो प्राइस इंक्रीज होता है, या गोल्ड जो कस्टमर आपको देता है उसके हिसाब से आप सिर्फ ज्वेलरी डिजाइन बनाते हो? तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज का रिस्क कौन बेयर करता है? हमारी जो कंपनी है वो टोटल हेजिंग बेस पे चलती है। हमारी हेजिंग टीम बैठती है, जो कमोडिटी एक्सचेंज पे सारा ईच एंड एवरी अपना सेल और परचेज हेज होता है। तो हमारे को प्राइस से कोई भी कंसर्न नहीं होता है, कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं होता। जो भी हमारा लेबर होता है वही हमारी इनकम होती है। तो ईच एंड एवरी सेल एंड परचेज इज हेज बाय आवर हेजिंग टीम, जो हेजिंग टूल मार्केट्स में अवेलेबल है कमोडिटी एक्सचेंज पे। तो प्राइस का, हाँ, customers don't give their good, we make by our inventory and sell to them. As soon as we sell, we hedge on the market and we recover the payment, we reverse them. So each and every sale and purchase is hedged. Yeah. ओके, समझ गया। आई थिंक वेरी वेल अंडरस्टूड। मंगेश जी, मेरे को और एक बात बताइए कि हमारी स्ट्रेटेजी, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी आने वाले 2-3 साल में क्या रहेगी? अभी आपके पास काफी बड़े B2B कस्टमर्स है, तो आपका प्लान क्या है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही ज्यादा धंधा आप लेने की कोशिश करेंगे, या कोई दूसरे नए क्लाइंट्स भी आप आइडेंटिफाई करोगे, आपका क्लाइंटेल आप बढ़ाओगे? तो इस बारे में थोड़ी जानकारी हमको दे दीजिए। 100% कैरेक्टर तो हमारा बढ़ाना ही है हमको, और भी कॉर्पोरेट्स हमको एक्वायर करने, जैसे रिलायंस, तनिष अभी हमारे पास नहीं है, तो उनसे भी हमारी कोशिश चालू है, उनसे हमारा कन्वर्सेशन चालू है। तो वी आर इनटू इट के रिलायंस और तनिष अपने बकेट में आ जाए। तो उनका बहुत लार्ज काम है, लार्ज क्वांटिटी काम है। और जो हमारी अभी नई फैक्ट्री बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो पूरा नॉर्म्स उनको उनके हिसाब से बन रहे हैं कि हम लोग वो हिसाब से उनका काम ले सकें, और कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो और सेमी 5 स्टोर, 10 स्टोर, 15 स्टोर वाले भी हम लोग क्लाइंट नए एवरी एग्जीबिशन, हमारे 3 एग्जीबिशन होते हैं साल में,
जो जीजेपीसी के होते हैं, और जो एशिया में ऑगस्ट का एग्जीबिशन एशिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। तो ये जीजेपीसी बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट से अटैच बॉडी है, और इसका एग्जीबिशन में हम लोग नए नए क्लाइंट्स एक्वायर करते ही रहते हैं। तो लास्ट एग्जीबिशन हमने थंगोमाइल को एक्वायर किया, जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी। तो 100% क्लाइंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन कर रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करके दे सके, कॉर्पोरेट उसमें मार्जिन क्रिएट कर सके। तो ये सारा मिशन में चल रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है, हमने फैक्ट्री नई ले ली है, साथ में क्लाइंट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। और ये आगे के एक्सपेंशन के लिए हम लोग कुछ नया भी सोच रहे हैं, जो अगर कुछ B2C में हो, लेकिन अभी वो माइंड में है, नॉट ऑन पेपर वर्क एनीथिंग। ठीक है मंगेश जी, एक बात बताइए कि नॉर्मली जब आपको कोई बड़ा ऑर्डर ये कस्टमर से मिलता है तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? यानी आप कस्टमर को डिजाइन बेचते हो, कस्टमर डिजाइन अप्रूव करता है, उसके बाद प्राइसिंग को लेके कुछ एग्रीमेंट होता है, या बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द गोल्ड प्राइस, कि गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो इसके हिसाब से प्लस और माइनस आपकी प्राइसिंग होती है? तो प्राइसिंग नहीं, फिक्स्ड होती है या प्राइसिंग इसमें कुछ वेरिएबिलिटी भी है? होती है। गोल्ड की प्राइस तो जो रहेगा मार्केट, वो हिसाब से डेली जो रेट रहेगा उसी रेट से उसको मिलेगा। लेकिन जो लेबर प्राइस है वो फिक्स्ड होती है और परसेंटेज में होती है। तो दे आर फिक्स्ड, बट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइसिंग होती है। मंगेश जी, मेरा और एक सवाल है कि Yes, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज जो है वो तो वेरिएबल है, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे आप बता रहे थे कि प्रोडक्ट वाइज जो प्राइसिंग होती है वो फिक्स्ड होती है। तो ये प्राइसिंग जो है ये साल होने के पहले ही आपका एग्रीमेंट होता है कस्टमर्स के साथ कि इतने प्राइस पे ही आपको सप्लाई करना है? यस, एवरी 2 इयर्स प्राइजेस थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन 2 इयर्स के लिए प्राइजेस सेम रहते हैं। और फिर जब बल्क क्वांटिटी हो जाती है तो कोई प्रोडक्ट्स में वो लोग नेगोशिएट करके कम भी कराते हैं। फिर नए प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड ऑन करते हैं, तो उसमें थोड़ा मार्जिन क्रिएट हो जाता है। तो ये हर 2 साल में ओके रिवाइज होता है। किसी कॉर्पोरेट का 3 साल तक सेम रहता है। ओके। यस और सर। दूसरा सवाल मंगेश जी मुझे पूछना था कि आपने बोला कि आपके पास काफी वेल स्किल्ड आर्टिशंस है, तो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हमारी कंपनी में कितनी होगी, अगर आप इफ यू कैन गिव शेयर द नंबर? 350 टू 400 एम्प्लॉइज हमारे पास, जिसमें ओके अपने 50 मैनेजिंग स्टाफ्स है, बाकी स्किल्ड वर्कर्स है, बंगाली कारीगर्स है, डिज़ाइनर्स है, कैम मशीन पे है, कैड कैम करने वाले, तो सारे ये मिक्स एंड मैच है। और 350 टू 400 अपना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। तो मंगेश जी, आप मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली जो B2B बिजनेस होता है वो लो मार्जिन बिजनेस होता है और आपके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं। तो आने वाले सालों में आपको क्या लगता है कि अगर आपके मार्जिन्स इंप्रूव होने वाले हैं तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉसिबल है आप हमारी कंपनी के लिए? तो इफ यू कैन गिव सम क्लैरिटी ऑन दिस। 100% गोल्ड एक वॉल्यूम बिजनेस है, तो वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे ही जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं हमारे। लेकिन हम लोग मार्जिन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले 4-5 साल हमने पार्टी एक्वायर करने में लगाए, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने एंट्री ली ब्रेड एंड बटर के साथ। ब्रेड एंड बटर मीन्स नॉमिनल मार्जिन के साथ एंट्री लेनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने अभी मोनोपोली प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जिसमें हम लोग ज़्यादा मार्जिन ले पा रहे हैं। और नए नए मोनोपोली प्रोडक्ट्स में उनको भी ज़्यादा प्राइसिंग मिल रहा है कस्टमर से, तो वो हमको भी दे रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स का हमारा चालू ही है। और हम लोग ऑपरेटिंग लेवल पे हमारे जो नई फैक्ट्री पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमने जर्मन इटालियन मशीनरीज और भी एड ऑन की है, जिससे हमारा जो गोल्ड वेस्ट है, लॉस जिसे बोलते हैं, वो और कम हो जाएगा। तो उससे भी बेनिफिट हमको मिलेगा। तो दोनों वजह से गोल्ड लॉस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा और भी बचे, और नए प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसमें हमारे को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो मिक्स एंड मैच करके 100% मार्जिन ग्रो होगा। नहीं बिल्कुल। मंगेश जी, थैंक यू फॉर द आंसर। अभी मेरे को एक बात बताइए मंगेश जी कि ओवरऑल आपका ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो किस प्रकार से इस धंधे में होता है? आपने बोला कि गोल्ड आप ही इन्वेंट्री रखते हो, फिर उसके बाद डिजाइन करके आप कस्टमर को देते हो, तो मोटा मोटी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में कितना है, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने की अपेक्षा है आने वाले सालों में? 100% गोल्ड हमारा वर्किंग साइकिल 30 टू 40 डेज का है। जो माल बुलियन आता है, बन के डिलीवरी होता है, पेमेंट आने में 30 टू 40 डेज का साइकिल है। लेकिन हम लोग जैसे अभी तनिष्क और रिलायंस की मैं बात कर रहा था, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे को हमारी इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं करनी पड़ती। वो खुद इन्वेंट्री देते हैं और हमको उनको लेबर जॉब करके देना, लेबर भी बहुत अच्छी देते हैं वो, जो मार्जिन देते हैं। तो हम लोग ऐसे क्लाइंट अभी बड़े लार्ज कॉर्पोरेट एड ऑन करने के हैं, जिसमें हमारी इन्वेंट्री ब्लॉक ना हो और हमको ज़्यादा चर्निंग मिले, तो इससे हमारा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है। ओके। और मंगेश जी, देखिए अभी हम इस बिजनेस में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। मेरे को बताइए कि आपके हिसाब से
स्काई गोल्ड में ऐसा क्या यूनिक है, डिफरेंशिएशन है कि हम दूसरे कंपनी से अलग है? अगर बी टू बी कंपनीज को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली देखिए कंपटीशन तो है, बट अकॉर्डिंग टू यू हमारी कंपनी में ऐसा क्या पॉजिटिव है जो आपको लगता है कि स्टैंड आउट करता है दूसरे कंपनीज के मुकाबले में? तो थोड़ी बहुत जानकारी अगर इस बारे में आप बता दें। 100% कंपटीशन तो है जैसे आपने बताया है, लेकिन हम लोग हमारी जो स्ट्रेंथ है कारीगर्स की और डिज़ाइनर की, और जो यूनिक डिज़ाइन हम निकालते हैं जो प्रमोटर ड्रिवन होता है, मतलब प्रमोटर खुद उसमें बैठ के जैसे 100 डिज़ाइन आ गई तो उसमें से 20 मार्केट में डालनी है, 80 नहीं डालनी है, ये जो है। और ये जो डिज़ाइनर्स हमारे पास बैठे और जो मोनोपोली प्रोडक्ट हम लोग जो एक्सपीरियंस हमारा 18 साल का इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो जो प्रोडक्ट हम लोग निकाल पा रहे हैं यही मेन हमारा विनिंग पॉइंट है। क्योंकि हाँ, ज्वेलरी में डिज़ाइन लेडीज़ और महिलाओं के लिए बेटी डिज़ाइन वेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको पसंद आना चाहिए तो वो लेने ही वाला है। तो ये सबसे मेन पॉइंट ज्वेलरी इंडस्ट्री में कि डिज़ाइन ही शुड लाइक एवरी कस्टमर शी शुड लाइक फास्टली। तो ये हमारा मेन मोटो रहता है कि ये जो डिज़ाइन हम लोग डिज़ाइन करते हैं बैठ के, और जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आए वो हिट हो फास्टली। तो इससे ही हमारी कंपनी अलग से स्टैंड अलोन करती है कि हमारे पास जो डिज़ाइनिंग है, जो 100 की जो टीम है हम लोग जो बनाई है 18 साल के अंदर, ये हमको आगे लेके जाएगी। तो मंगेश जी, एक एडेड क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो उस आपके पास कोई डिज़ाइन का डेटा बैंक है जो आप रेगुलरली रेडी रखते हो ताकि कस्टमर आएगा तो उसमें से आप उसमें से ऑफर करते हो, या आप रेगुलरली नए डिज़ाइंस भी ऐड करते हो प्लस अपना डेटा बैंक कस्टमर्स को दिखाते हो? तो यही अप्रोच आप कस्टमर्स को रिफर करते हो, बोथ एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कस्टमर्स? 100% हमारे पास 5 लाख डिज़ाइन डेटाबेस ऑलरेडी है, जो हमने उसमें से बहुत सारे तो मोनोपोली कॉर्पोरेट्स के लिए रखे हुए हैं। और एवरी मंथ 5000 डिज़ाइन 10,000 डिज़ाइन ऐड होती है, जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स को माइंड में रख के, अलग अलग रीजन को माइंड में रख के, पंजाब में क्या चलेगा, दिल्ली में, लखनऊ में क्या चलेगा, आंध्रा में क्या चलेगा, वो माइंड में रख के हम लोग डेवलप करते हैं। एवरी मंथ 5 to 10,000 प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, जिसमें हम लोग सारे कॉर्पोरेट्स को मीट करते हैं एग्जीबिशन के अंदर एवरी क्वार्टरली, और उसमें सारा डिस्प्ले करके हम लोग ऑर्डर बुक कर लेते हैं। तो एवरी मंथ डिज़ाइनिंग तो पार्ट ही है ज्वेलरी का, उसको ऐड करते ही जाना। और हम लोग और जो हमारा डेटा जो 5 लाख डिज़ाइन का बैंक है, उसमें से भी हम लोग रेगुलर जो डिज़ाइन है वो एनी टाइम एवरग्रीन, जो बोलते हैं कि ये डिज़ाइन एवरग्रीन चलती है, तो वो एवरी डे इन डे आउट चलती है। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो मंगेश जी, अभी आप बता रहे थे कि आप थोड़ा एक्सपेंशन भी प्लान कर रहे हैं, तो आने वाला साल जो है दैट इज़ FY24, इसमें मोटा-मोटी आपने क कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है? और अगर किया है तो कितना कैपेक्स हो सकता है? अगर आप फैक्ट्री एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बोला 80% यूटिलाइजेशन लेवल है। तो एनी प्लान्स फॉर कैपेक्स फॉर द कमिंग ईयर FY24, इसके बारे में आप अगर कुछ बता दें? हाँ, हम लोगों ने अभी फैक्ट्री के लिए हम लोग 10 से 15 करोड़ का हमने प्रोविज़न रखा है, मशीनरीज़ से लेके सारा डेवलपमेंट के लिए उस फैक्ट्री में। और जब अगस्त में हम लोग चले जाएँगे तो वहाँ पे सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। तो ये हम लोग प्रोविज़न रखा है न्यू फैक्ट्री के लिए, जिसमें हमारा हमारा स्ट्रेंथ एम्प्लॉय का 1200 का कैपेसिटी, वहाँ पे हम लोग 600 एम्प्लॉय से स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त से। और धीरे-धीरे जैसे ही हमारा काम बढ़ता है तो हम लोग 1200 एम्प्लॉय की वहाँ पे कैपेसिटी है। तो मोटा-मोटी खर्चा कितना होगा यहाँ पे? ये 15 करोड़ का प्रोविज़न हमने किया है। अच्छा, ओके, तो अराउंड 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मंगेश जी, हमारा कर्जा यानी टोटल डेट एज ऑफ डेट कितना होगा रफली? I have to check the original numbers, approximately 150 crore, 148 crore. ओके। अच्छा, और एक बात जो मैं फाइनेंशियल्स के बारे में देख रहा था, आपका नंबर Q3 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ गया है। इनफैक्ट 9 मंथ्स का नंबर भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, मैंने ऑब्जर्व किया कि रेवेन्यू में थोड़ा-सा ड्रॉप Q3 में था और आपका कामकाजी मुनाफा अच्छा बढ़ गया। तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो चुका है। तो ये क्यों हो गया है? मेरे ख्याल से देखिए, आपका मेन रॉ मटेरियल तो गोल्ड ही है। तो Yes. एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई दिस फॉल इन रेवेन्यू एंड बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू गिरने के बाद भी काफी बड़ा है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने अगर जैसे बताया, जानकारी आप हमको प्रोडक्ट दें। प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं कॉर्पोरेट के लिए, तो मार्जिन सोर्स से क्रिएट हो ही रहा है। और रेवेन्यू में हो सकता है क्वार्टरली थोड़ा सीजन ऑफ हो तो उससे थोड़ा आया होगा, लेकिन ईयरली आप जब देखेंगे हमारी अभी मार्च की बैलेंस शीट पे आएगी तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, और आगे के लिए भी इट्स अ गुड थिंग। तो हाँ, प्रॉफिट हमारा ये मोनोपोली प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए उससे हमने प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं अभी। उसके बाद इनफैक्ट मंगेश जी, जो मार्जिन अभी हमको दिख रहा है, इबिटा मार्जिन यानी ऑपरेटिंग मार्जिन जो अभी थर्ड क्वार्टर में आया है, मुझे लग रहा है ये वेदर दिस मार्जिन विल बी सस्टेन्ड और वेदर इट विल इंप्रूव। थोड़ी बहुत अगर इसके बारे में आप बता दें विदाउट गिविंग अ नंबर, लेकिन आपके हिसाब से मार्जिन इंप्रूवमेंट की जगह है?
progress is very good and it will grow 100%. ओके। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन मंगेश जी, देखिए गोल्ड के बिजनेस में तो देखिए अभी तो सब कुछ नॉर्मल है पोस्ट कोविड, लेकिन हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? गोल्ड के प्राइस से होगा, या मान लीजिए कोई कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया, या मान लीजिए डिजाइन कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो ऐसा कौन सा सिंगल मोस्ट रिस्क फैक्टर हमारे धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जरा बताइए। गोल्ड में डिज़ाइनिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर किसी रिटर्न पॉलिसी कॉर्पोरेट्स की है नहीं है, तो इन्वेंट्री इतने साल से हम लोग डेवलप करें तो हमको पता चल गया रीजन वाइज क्या है, तो इन्वेंट्री रिस्क कुछ भी नहीं है। प्राइस गोल्ड एक सेफेस्ट हेवन है जिसका लिक्विड एसेट है, एनी टाइम हमारे पास जो स्टॉक होल्ड करते हैं वो एनी टाइम लिक्विड है। तो इसमें खाली रिस्क फैक्टर एक ही है, आपको वेंडर्स अच्छे सिलेक्ट करने हैं, मतलब कॉर्पोरेट अच्छे सिलेक्ट करने हैं ताकि आपका बैठक ना हो कोई भी, और कोई भी पार्टी में आप गलत पार्टी में आप एक्सपोजर ना ले, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको वो लेके चलना, बाकी इन्वेंट्री वाइज गोल्ड प्राइस वाइज या इसमें कोई भी वीक पॉइंट नहीं है इस इंडस्ट्री में। हाँ, आपको आपके जो पार्टी है, आपके क्लाइंट्स है, उसको आपको वाइसली सिलेक्ट करना है और अच्छे क्लाइंट से बिजनेस करना है। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट मंगेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को, आई मीन काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमको दी। तो आई थिंक फ्रेंड्स, वी हैव गॉट अ वेरी गुड इनपुट फ्रॉम मंगेश जी, हु हैज़ गिवन अ वेरी गुड इन्फो अबाउट द कंपनी, इट्स एक्सपेंशन प्लान्स। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मंगेश जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर कंपनी। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सर, नमस्कार।